वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर 11th की केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जिस चैप्टर को पिछले कई वीडियो से देख रहे हैं उसका नाम था रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है आपकी पिछली क्लासों का सारा रिवीजन, और बेसिक कॉन्सेप्ट का ये भी मतलब है कि आने वाले समय में हम जो कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे उसमें यदि कोई इम्पोर्टेंट फार्मूला या इम्पोर्टेंट थ्योरी कुछ भी अप्लाई होती है तो उस सारी चीज़ को हम इस चैप्टर में कवर कर लिए हों। क्योंकि अगर हम मान लो कोई चीज़ हम आगे आपको पढ़ाते हैं, सपोज दैट मैं आपको 12th क्लास का एक लेसन पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है विलियन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में मैंने आपसे बोला कि आप बताइए 4% W/W यूरिया सॉल्यूशन का मोललता क्या होगा, या इसका क्वथनांक उन्नयन कितना होगा, मतलब समथिंग इस तरह का हमने एक आपसे क्वेश्चन पूछा। अब उस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 4% W/W का ही मतलब नहीं पता है, तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या कि आप पढ़ोगे तो 12th क्लास, मगर आपको ज़रूरत केवल इसी चीज़ की होगी कि काश हमको ये चीज़ 11th में ही पढ़ा दी गई होती तो हमें ज़्यादा बेहतर होता है। कुछ लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, लाइटली सेंस में लेते हैं। 11th और 12th के बोर्ड अलग, मतलब एग्ज़ाम अलग अलग हो गए हैं। पहले कुछ समय पहले ऐसा हुआ करता था कि 11th और 12th का कंबाइंड सिलेबस पूरा का पूरा 12th क्लास में पूछा जाता था, तो बच्चे हर एक टॉपिक की इम्पोर्टेंस को समझते थे, पूरा टॉपिक कंप्लीट तैयार करते थे। अब बच्चों को लगता है कि 11th क्लास में तो होम एग्ज़ाम होना है, आसानी से वो बच्चे पास हो जाते हैं, थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे पास हो जाएंगे। तो ये बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है। अगर ऐसी चीज़ बच्चे सोचेंगे तो 12th तो वो पास हो जाएंगे, बट 12th के बाद के कंपटीशन का क्या होगा। देखो, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ाई नहीं होती है, वो तो आप पास हो जाओगे, सीखने के लिए पढ़ाई होती है। केमिस्ट्री में आप जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए, क्योंकि ये आपकी लर्निंग की एज है, ये याद करने की एज है, समझने की एज है। इस एज में आप जो भी कर लोगे वो आप बेहतर करोगे। आप सोचो कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पास आउट हो चुके हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सपोज दैट टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको भी पता होगा कि अगर पीजीटी या टीजीटी का एग्ज़ाम में अगर वो 100 क्वेश्चन सपोज़ फेस कर रहे हैं तो 100 में से मोर देन 85% क्वेश्चन तो मेरे पढ़ाए हुए में से आते हैं। तो किसी भी लेवल का बच्चा अगर केमिस्ट्री सीख रहा है और वो मगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं ये सोच के बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ कि मुझे केवल खाना पूर्ति करनी है, केवल 5-5, 10-10 वीडियो में आपके चैप्टर्स ख़त्म करने हैं। मैं चैप्टर ख़त्म करने की तरफ नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा पाऊँ उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूँ। अब कभी कभी होता ये इस तरह से है ना कि यही चीज़ आपको बहुत डिमांड करने पर मिलती तो शायद आपको उसकी वैल्यू समझ में आती। मैं अपने आप स्वेच्छा से देता जा रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे इसको लाइटली लेकर के इग्नोर कर देते हैं। खैर, मेरा काम है देना, मैं दे रहा हूँ। आप लोगों को आज नहीं तो कल ज़रूरत महसूस होगी, आज नहीं तो कल ज़रूर पढ़ोगे। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जिस एज में पढ़ने की एज है उस एज में ही पढ़ाई करना चाहिए। जो 23-24 साल 25 साल के स्टूडेंट्स इसको देख रहे होंगे, वो देखेंगे, उनको समझ में सब आएगा, और जैसे ही मोबाइल बंद करेंगे 2-5-7 दिन बीतेंगे वो भूल जाएंगे, क्योंकि वो उनकी सीखने की एज नहीं है। आपको बता दिया हूँ मैं, केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, आप तुरंत देख करके तुरंत एक्सप्लेन कर ले जाओगे, मगर आप परमानेंट नहीं सीख पाओगे। मगर इंटरमीडिएट का जो बच्चा है, 11th क्लास का जो बच्चा है, इन वीडियो को अगर वो देख रहा है तो ये मान के चलिएगा कि वो उसके दिमाग में चीज़ें परमानेंट होने वाली हैं। आज नहीं, आपसे 6 साल बाद भी, 10 साल बाद भी ये चीज़ें अगर आपसे पूछी जाएंगी तो केवल आपको हल्का सा एक बार रिकॉल भर करना पड़ेगा और आप किसी भी लेवल पर केमिस्ट्री को पढ़ने में बहुत जल्दी अच्छा कर पाओगे। तो मर्ज़ी आपकी है, कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, बीच बीच में मोटिवेट
सोल्यूशन क्लास में अलग से ही ले लेता हूँ, बट इस वीडियो में मैंने बता दिया क्योंकि ये वीडियो स्पेशली 11th क्लास से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 12th क्लास के बच्चों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने सोल्यूशन चैप्टर को पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि 11 से ज़्यादा इस वीडियो को 12th वाले बच्चे देखें। वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा करें तो प्लीज़ लाइक कमेंट भी ज़रूर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें क्योंकि रेगुलर नोटिफिकेशन उन्हीं को मिलते हैं जो सब्सक्राइब करे होते हैं, वरना कुछ बच्चे क्या होते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो बार बार जा कर के ढूंढते हैं केमिस्ट्री विद अमित शुक्ला, तब उनके सामने खुलता है, फिर वो प्लेलिस्ट में जाते हैं, तब जा कर के वो इतना सब टाइम वेस्ट करते हो। तो एक उठा करके सीधा इनबॉक्स में जाइए यूट्यूब के, उसमें सीधा मेरा नोटिफिकेशन होगा, क्लिक करिए और मेरा वीडियो तुरंत के तुरंत देख लीजिए। खैर मर्जी आपकी है, सब्सक्राइब आपको करना हो तो करिए और अगर नहीं करना हो तो इसी तरह से ढूंढते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि आप सभी बच्चे मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा विस्तार में ये चीज़ एक्सपेंड होगी उतना ज़्यादा आप सभी लोगों को मज़ा आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अकेला रेस में दौड़ोगे तो आप जीत जाओगे क्योंकि आप अकेले हो, मगर जब आपकी फ़ाइट एक्चुअल स्टूडेंट्स से होगी तब आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि देखो सीट्स बहुत कम हैं, आने वाले समय में वैकेंसीज़ बहुत कम आने वाली हैं और वैकेंसीज़ में अगर आपको अपनी सीट पक्की करनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप सभी अपनी जो पढ़ाई है वो उसकी ग्रेट क्वालिटी बना करके रखो। ठीक है, सुपर क्वालिटी पढ़ाई को करो। किताब मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे वीडियो को देखने के बाद आप नोट्स बना लेते हो, किताब ज़रूर पढ़ो। कुछ एक बच्चों ने लिखा सर मेरे पास किताब नहीं है, तो आप मुझे नोट्स दे दिए। बेटा नोट्स एक बैसाखी है, नोट्स अगर आप खुद से बनाओगे तो आप 4 चीज़ें ढूंढोगे और 4 चीज़ें ढूंढोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में परमानेंट होंगी। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप 2 रोटी कम खाइए, हो सकता है तो आप जो साल भर में 1 जोड़ी कपड़ा खरीदते हो 2 साल में 1 जोड़ी खरीद लीजिए, वो चल जाएगा, बट आपके पास किताबें होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास बुक्स नहीं है तब तक आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहता है। बुक्स हो, वैरायटी हो, एक एक चीज़ की 2-2 3-3 बुक हो, ज़्यादा बेहतर रहता है। खैर 2-2 3-3 नहीं तो एटलीस्ट आपके पास 1 बुक तो हो ही, जिससे आप डिटेल में उसकी स्टडी कर पाओ। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और साथ में आप बुक्स को भी पढ़ते चलिए, उसकी एक्सरसाइज लगाते चलिए। 11th क्लास के सभी बच्चों को मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स देखो, मेरे अभी वीडियोस कंटिन्यूसली मैं जैसा दे पा रहा हूँ वैसा मैं दे रहा हूँ। आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट, जो 10th का जो रिज़ल्ट आने वाला है, शायद 27 जून को रिज़ल्ट अनाउंस होगा, तो रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट के बाद मैं एक रिवीजन क्लासेस को स्टार्ट करूँगा 1 जुलाई से या मोस्ट प्रॉब्ली 30 जून से। तो जो भी होगा मैं आपके कम्युनिटी सेक्शन में इसको अपडेट कर दूंगा। तो उस रिवीजन क्लास को आप सीक्वेंस से फॉलो करिए कि कैसे कैसे कोई चीज़ों को करना है, तो आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। जो बच्चे मुझसे पहली बार जुड़ने वाले हैं या पहली बार जुड़ेंगे उन सभी लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स देखो, हम सभी लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे उस टॉपिक का नाम था रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें हम लोग मूल अवधारणा के 3 वीडियो अपलोड कर चुके थे। उसमें आपने 3 वीडियो में मूल अवधारणा को अच्छे तरह से सीख लिया होगा। अभी हम पिछले कुछ एक वीडियो से बात कर रहे हैं विलयन की सांद्रता की। विलयन की सांद्रता को हम कई तरह से व्यक्त कर सकते हैं। उनमें से पहला जो संबंध था, ए पॉइंट था, वो था भार भार संबंध, जिसको हम पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भार आयतन संबंध की, और भार आयतन संबंध में भी जो हमारा पहला टाइप है उसको हम बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या सांद्रता। ठीक है, लिख लीजिएगा। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, इसी को हम बोलते हैं विलयन की शक्ति। इसी का एक नया नाम होता है विलयन की शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसकी परिभाषा की।
ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या विलयन की शक्ति की परिभाषा क्या होती है, इसको आप देखिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा को विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता अथवा विलयन की शक्ति कहते हैं। इसे S से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारी परिभाषा हो गई। इसका अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखें तो S बराबर क्या होगा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का लीटर में आयतन, ये हमारा सूत्र चलेगा। अगर हम इसको फॉर्मूले को कुछ शॉर्ट करके लिखें तो विलेय की ग्राम में मात्रा को हम W ले रहे हैं और विलयन का आयतन अगर मान लो ये मिलीलीटर में दिया है तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब ऊपर साइड चला जाएगा, तो ये हमारा फाइनल फार्मूला आ जाएगा और ये हम सवालों में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विलयन की शक्ति पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक आपको इन फॉर्मूलों का मतलब समझ में नहीं आएगा। तो अब हम करते हैं इस पर आधारित न्यूमेरिकल। देखो ये है हमारे 2 न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम नीचे वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये सिंपल है, आपसे बोला गया है 5.4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर, मतलब जो हमारा विलेय है उस विलेय का नाम है सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा भी कहते हैं, की मात्रा कितनी है, W बराबर 5.4 ग्राम को जल में घोलकर 200 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन V बराबर है 200 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। विलयन की शक्ति बताओ, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, विलयन की शक्ति या फिर विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, एक ही चीज़ है। ठीक है, विलयन की शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे आयतन मिलीलीटर में गुणा 1000। इस तरह का फॉर्मूला लग जाएगा। मान रखो S बराबर क्या हो जाएगा, 5.4 इंटू 1000 अपॉन 200। ये 0 से 0 कट गया, 54 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे तो 27 ग्राम पर लीटर, ये हो जाएगा। कर लोगे इसे, 27 ग्राम पर लीटर, ये हमारे विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता आएगी या विलयन की शक्ति आएगी। सिंपल क्वेश्चन था, सीधे फॉर्मूले में मान रखना था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कोशिश करिए पहले खुद से करने की और उसके बाद फिर वीडियो को चला करके सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, मीन्स किस चीज़ में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये आप बताइए। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल मतलब हमारे पास विलेय, विलेय मतलब ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा कितनी दी हुई है, मात्रा स्मॉल w बराबर दी हुई है 11 ग्राम। ठीक है, 550 ग्राम विलयन, ध्यान रखिएगा विलयन का आयतन नहीं दिया, यहाँ तो ग्राम में दिया है, तो यहाँ लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान या भार, एक ही चीज़ है, विलयन का द्रव्यमान या फिर भार, कैपिटल
विलयन का भार कैपिटल डब्ल्यू मान ले रहे हैं, बराबर दिया है 550 ग्राम, ठीक है। और आगे दिया है विलयन का घनत्व भी दिया है, विलयन का घनत्व D बराबर दिया है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर दिया है। अब हमें तो सवाल में आयतन चाहिए होता है विलयन का, तो हम पहले क्या लिखेंगे, विलयन का घनत्व D बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन V। तो बताओ इस तरीके से विलयन का आयतन क्या आएगा, विलयन का आयतन V बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना है 550 और घनत्व कितना है 1.1, यही है ना। द्रव्यमान है 550 और घनत्व कितना है 1.1। एक दशमलव हटाइए, 0 बढ़ेगा, ठीक है। टोटल 500 बार कटेगा ये, 500 मिलीलीटर। मतलब हमारे पास जो आयतन आया वो कितना आया, V बराबर 500 मिलीलीटर। अब हमें सवाल में क्या निकालनी है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता निकालनी है। तो अब आप ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का सूत्र लगाइए और फॉर्मूले में मान रख दीजिए। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का सूत्र क्या होता है, S बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे आयतन विलयन का मिलीलीटर में और गुणा 1000 से मान रख दो। S बराबर W कितना है 11 ग्राम और विलयन का आयतन कितना है 500, 2 बार कटेगा, S बराबर कितना हो जाएगा 22 ग्राम पर लीटर। ये हमारे विलयन की शक्ति आ जाएगी। इस तरीके से हम लोगों को इस टॉपिक को देखा कि विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होती है, या कहें तो विलयन की शक्ति क्या होती है। अब हम बात करते हैं भार आयतन संबंध में अगले राशि की, बी पॉइंट में उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको हम बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसको आप ऐसे याद रखिए W/V, इस तरह से याद रखिए, ठीक है। जब भी कोई विलयन बना होता है तो कभी कभी उस विलयन में ऐसा लिखा होता है, मान लो आपको लिखा हुआ है 5% W/V और आगे लिखा हुआ है थोड़ी देर के लिए नेफ्थॉल सॉल्यूशन, नेफ्थॉल विलयन। तो पहले तो इस चीज़ का मतलब समझिए कि ये चीज़ बताती क्या है। परिभाषा तो आपकी 1 मिनट की है, वो आप तुरंत याद कर लोगे। फॉर्मूला भी छोटा सा है, जल्दी याद हो जाएगा। इस 5% W/V का मतलब क्या होता है, इसको आप देखिए। इसमें जो पहले लिखा हुआ है W और यहाँ पहले लिखा हुआ है 5, इसका मतलब नेफ्थॉल, ये कोई पदार्थ है, नेफ्थॉल की मात्रा स्मॉल w बराबर है 5 ग्राम, क्योंकि 5% लिखा है। अगर मान लो लिखा होता 8% तो w कितना हो जाता 8 ग्राम। और ये जो प्रतिशत है ये बाद में लिखा है और यहाँ बाद में v लिखा है, और v मतलब विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन v बराबर है 100 ml मिलीलीटर। ये इसका मतलब है 5% W/V का मतलब हुआ कि हमने 5% नेफ्थॉल को ले लिया, उसमें पहले थोड़ा सा पानी मिलाया। नेफ्थॉल चूँकि जल में घुलनशील नहीं होता है तो हम इसको लिख दे रहे हैं 5% W/V नेफ्थॉल
का एल्कोहलिक विलयन, नेफ्थॉल का एल्कोहलिक विलयन। तो हमने क्या किया, 5 ग्राम ले लिया नेफ्थॉल और उस नेफ्थॉल में थोड़ा सा क्या मिलाया, एल्कोहल थोड़ा सा मिलाया, 10 ml 15 ml मिला लिया और फिर उसमें थोड़ा सा उसको शेक कर दिया, घोल दिया। जब उसमें घुल गया तब हमने और एल्कोहल मिलाया और एल्कोहल मिलाया और इतना एल्कोहल मिलाया कि उसका पूरा वॉल्यूम कितना मेकअप कर लिया, 100 ml। तो इस तरह से जो हमारा 100 ml फाइनल सॉल्यूशन बना है, ध्यान रखिएगा ये 100 ml फाइनल सॉल्यूशन है, मतलब उसमें वो 5 ग्राम नेफ्थॉल भी इंक्लूडेड है और बाकी एल्कोहल भी इंक्लूडेड है। तो इस तरह से हमने 5 ग्राम लिया नेफ्थॉल, उसमें मिलाया एथिल एल्कोहल, पहले थोड़ा सा घोल दिया, फिर और एल्कोहल मिलाते हुए हमने उसका वॉल्यूम कितना मेकअप कर लिया, 100 मेकअप कर लिया, 100 ml मेकअप कर लिया। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन को अब हम किस नाम से जानेंगे, 5% W/V नेफ्थॉल का एल्कोहलिक सॉल्यूशन या एल्कोहलिक विलयन। कर लोगे इसे? तो इस तरह से हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा को लिखेंगे, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो हमने क्या लिखा था, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या बोलते हैं, विलेय की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 मिलीलीटर, परसेंटेज है ना, प्रतिशत, तो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा को उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे W/V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपने इसकी डेफिनेशन देख ली। अब इसका हम फॉर्मूला और देख लेते हैं। फॉर्मूला देखो क्या लिखेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का मिलीलीटर में आयतन, मिलीलीटर में आयतन गुणा 100। ध्यान रखिएगा गुणा 100 करना पड़ेगा वहाँ पर। शॉर्ट में अगर हम लिखें तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा W/V विच इज़ इन मिलीलीटर इंटू 100। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। एक हम इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं तो आपको इस कंटेंट का थोड़ा सा और मतलब समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखो ये है हमारा न्यूमेरिकल और इस न्यूमेरिकल में आपसे क्या बोला गया है कि 5 ग्राम नमक को जल में घोलकर, मतलब विलेय की जो मात्रा है, विलेय की मात्रा या कहें तो नमक की जो मात्रा है वो कितना है, 5 ग्राम। जल में घोलकर इसका विलयन 120 मिलीलीटर तैयार किया गया। मतलब जो हमारे पास विलयन है उसका आयतन आपको दिया हुआ है, विलयन का आयतन V बराबर दिया हुआ है 120 मिलीलीटर। प्राप्त विलयन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लिख दीजिएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, क्या सूत्र हो जाएगा, ग्राम में मात्रा विलेय की, विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 5, 120, 100 कितना हो जाएगा, 50/12।
कितना हो जाएगा 4.16%। ये हमारा, और आगे लिख देंगे W/V। तो ये चीज़ बोलो 4.16V या फिर ये चीज़ बोलो एक ही चीज़ है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना था। डिवाइड कर लीजिएगा और आप कोई दिक्कत हो तो सही कर लीजिएगा। इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की सांद्रता की। देखिए नेक्स्ट टाइप में क्या होता है। देखो अब हम बात करते हैं मोलरता की, जिसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है और बहुत इस्तेमाल होने वाला है मोलैरिटी। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन याद करने से पहले आप इसका मात्रक याद कर लीजिए। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अभी आपने सांद्रता को किसमें व्यक्त किया, ग्राम प्रति लीटर में किया ना। उसमें क्या बोला था, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम क्या बोलते हैं, उसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अब यहाँ पर मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर। तो आप बताओ इसकी परिभाषा आप बड़े आसानी से बना लोगे। क्या लिखोगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोल प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। उसकी मोल प्रति लीटर सांद्रता अथवा मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, अब इसका हम सूत्र बना लेते हैं। देखो सूत्र क्या हो जाएगा, मोलरता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन, ये होता है फॉर्मूला। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, m बराबर n/v, और ये v किस में होना चाहिए, लीटर में। या तो इस सूत्र का इस्तेमाल करो। बट जब हम सवाल करेंगे तो हमको मोल सीधे सीधे नहीं दिए होते हैं। मोल को कैसे निकालते हैं आपको पता है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, इस तरह से निकलता है मोल। और अगर मान लो ये आयतन मिलीलीटर में दिया होता तो हम 1000 से करते डिवाइड, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल करके आता। और ये फॉर्मूला होता है मेन फॉर्मूला जो हम सवालों में इस्तेमाल करेंगे। आप बताओ इस फॉर्मूले में, मतलब यही वाला फॉर्मूला हमने अथवा करके लिख दिया। इस फॉर्मूले में स्मॉल w क्या है, तो आप बोलोगे स्मॉल w है विलेय की ग्राम में मात्रा, m डैश क्या है, विलेय का अणुभार, और v ml क्या है, विलयन का मिलीलीटर में आयतन। कर लोगे। तो इस तरह से हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और सवालों को सॉल्व करना है। यहाँ पर हम एक चीज़ और बता दें, कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें, जिसके बारे में आना चाहिए, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कुछ विलयन है जिसकी मोलरता हमको दी हुई है, उस विलयन का नाम क्या होगा, हम ऐसा लिख रहे हैं। जैसे मान लो किसी विलयन की मोलरता 1 है, तो हम 1 है मगर इसको हम केवल लिख रहे हैं m के आगे मतलब लिखा है 1। ठीक है, ये 1 लिखना यहाँ ज़रूरी नहीं है
केवल m लिखा है, इसका मतलब इसकी मोलरता 1 है और इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर विलयन, मोलर। अगर हमने कह दिया इसकी नॉर्मलता m/2 है, मतलब 1/2 है अगर इसकी मोलरता, तो इसको हम बोलते हैं सेमी मोलर। सेमी मतलब आधा, ठीक है। अगर इसकी नॉर्मलता 1/10 कर दी तो इसको बोलते हैं डेसी मोलर। अगर इसकी मोलरता 1/100 कर दी तो इसको बोलते हैं सेंटी मोलर। और लास्ट में अगर इसकी हमने मोलरता 1/1000 कर दी तो इसको बोलते हैं मिली मोलर। क्लियर हो गया? ये कुछ टर्म्स हैं, आपको सवालों में ये टर्म दिखेंगे, इनका मतलब क्या होता है ये मैंने लिख दिया। ये m केवल बताने के लिए कि ये मोलरता है। अगर मोलरता 1/2 है तो उसको बोलते हैं सेमी मोलर, 1/10 है तो डेसी मोलर, 1/100 है तो सेंटी मोलर और 1/1000 है तो इसको मिली मोलर बोलते हैं। तो ये मोलरता के बारे में कुछ थ्योरी थी। अब हम बात करते हैं इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं न्यूमेरिकल। देखें इस क्वेश्चन को, देखें 1.6 ग्राम कास्टिक सोडा को जल में घोलकर इसका 200 मिलीलीटर विलयन तैयार किया गया। मतलब कास्टिक सोडा, ये हमारा क्या है, कास्टिक सोडा, आपको पता है इसका सूत्र क्या है, NaOH, और ये क्या है, विलेय है। की मात्रा कितनी दी हुई है, स्मॉल w बराबर 1.6 ग्राम, ठीक है। 200 मिलीलीटर विलयन तैयार किया गया। विलयन का आयतन V बराबर है 200 मिलीलीटर। इसकी मोलरता ज्ञात करो। तो बताओ मोलरता m बराबर, अभी सूत्र बताया क्या होता है, W × 1000 अपॉन m डैश इंटू V, और वो भी मिलीलीटर में, ये होता है सूत्र। अब आप बताओ ये W क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा दी हुई है, m डैश क्या है, विलेय का अणुभार जो कि नहीं दिया है। तो हम लिखेंगे कास्टिक सोडा NaOH जो कि क्या है, विलेय का अणुभार। अणुभार क्या होगा, एक Na है, एक O है और एक H है। Na का होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 23 + 16 + 1, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो m डैश कितना दिया हुआ है, 40। अब आप मान रखो तो मोलरता बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 × 1000 अपॉन m डैश का मान है 40 और v का मान है 200, ये दिया हुआ है। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 40 × 2 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा 8 टाइम और ये 8 से कटेगा 5 टाइम, तो फाइनली हमारा 1/5 दैट इज 0.2 मोलर या 0.2 मोल पर लीटर। मतलब जो हमारा विलयन है उसकी मोलरता कितनी हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे किए जाते हैं। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का 200 मिलीलीटर, मतलब विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, 200 मिलीलीटर। डेसी मोलर विलयन बनाने के लिए विलयन की मोलरता कितनी है, 1/10। अभी अभी सिखाया था ना, 1/10 है या m/10, ठीक है। विलयन की मोलरता को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, विलयन की मोलरता m बराबर है 1/10। कितने ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी सोडियम, देखो लिखा ना, सोडियम कार्बोनेट का 200 मिलीलीटर ये हो गया। डेसी मोलर विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो माना
सोडियम कार्बोनेट की ग्राम में मात्रा बराबर W है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पता है, Na2CO3 का अणुभार ये आप निकाल सकते हो, 2 Na है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। Na का 23 होता है, C का 12, O का 16। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2 × 23 + 12, 3 × 16, इसको जोड़ लीजिएगा, M डैश कितना हो जाएगा 106। अब बताओ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोलरता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा गुणा 1000 बटे उसका अणुभार और आयतन मिलीलीटर में से, मतलब मोलरता बराबर ये सूत्र लगाने वाले हैं हम लोग। हमें निकालना है W, तो बताओ W बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M मीन्स मोलरता, M डैश मीन्स अणुभार, V मिलीलीटर में आयतन बटे क्या हो जाएगा 1000। मान रखो मोलरता कितना है 1/10, अणुभार कितना है 106, आयतन कितना है 200 मिलीलीटर, बटे में क्या है 1000। यही है, 0 कट गया, कितना हो जाएगा 212 बटे 100। सॉल्व करेंगे तो 2.12 ग्राम आएगा। मतलब अगर हम 2.12 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लें और उसमें जल मिलाकर उसका आयतन कितना बना दें 200 मिलीलीटर, तो जो विलयन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेसीमोलर विलयन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो आपको इतनी चीज़ पता चल गई होगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और जानने वाली है, ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे, आप किताब से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको और समझनी चाहिए कि जैसे हमारे पास एक विलयन है, उसकी मोलरता मान लो 1.5 है, ठीक है, मोलरता कुछ है। अब हमने उस विलयन में पानी और मिला दिया, जल मिला दिया, या कहीं तो और विलायक मिला दिया, तो विलयन पतला हो गया, सांद्रता कम हो गई। पहले विलयन में पानी कम था, मतलब गाढ़ा विलयन था, सांद्र विलयन था। अब हमने उसमें और पानी मिला दिया तो उसकी सांद्रता बदल गई। तो सांद्रता बदल गई, इट मीन्स मोलरता बदल गई। अब पानी मिलाने से या विलयन को कहें तो तनु करने से विलयन की मोलरता कैसे बदलती है, इसको सीखना हमारे लिए मोस्ट चैलेंजिंग है और बहुत सिंपल टॉपिक है ये। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे तनुता समीकरण। तो तनुता समीकरण 2 केस में पढ़ा जाता है, मोलरता के केस में भी और नॉर्मलता के केस में भी। तो हम मोलरता के तनुता समीकरण को, उसके बाद नॉर्मलता को लेंगे और कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके ये C पार्ट तक हमने सीख लिया है। इसके आगे की चीज़ें सीखेंगे, बट वो आगे की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, लाइक कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।